और आज का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। मैं बता दूं कि आज हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र जुड़े हैं, उनके लिए हम क्रॉप कॉम्पोजिशन और बोटैनिकल टैक्सोनॉमी का एक हाई यील्ड एनालिसिस करेंगे। सही कहा। और देखिए, ये एनालिसिस ना सिर्फ फैक्ट्स रटने के बारे में नहीं है। किसी भी क्रॉप को पूरी तरह मास्टर करने के लिए एक एग्रोनॉमिस्ट 2 फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स का यूज करता है। राइट, 2 फ्रेमवर्क्स। पहला है बायोकेमिकल एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि उस क्रॉप के सेलुलर लेवल पर एक्चुअली चल क्या रहा है। उसमें ऑयल और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और नेचर ने उसे वैसा क्यों बनाया है। और दूसरा क्या है? दूसरा फ्रेमवर्क है सिस्टमैटिक बॉटनी, जहां हम टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग की बात करते हैं, यानी एक प्लांट किस बोटैनिकल फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि ये उसके पूरे बिहेवियर को डिफाइन कर देता है। सही बात है। तो आज हम ऐसी ही 13 मेजर बोटैनिकल फैमिलीज की डीप प्रोबिंग करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो छात्रों, अपने नोट्स एकदम रेडी रखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ क्या है ये नहीं देखेंगे, बल्कि क्यों और कैसे पर ज्यादा फोकस करेंगे। बहुत सारा डेटा आने वाला है आज। हाँ, परसेंटेज डेटा से लेकर पुराने बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर्स तक बहुत कुछ आने वाला है। तो चलिए सीधे पहले फ्रेमवर्क के अंदर चलते हैं। पार्ट 1, द बायोकेमिकल यील्ड्स। शुरू करते हैं। अगर हम प्लांट्स के प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी ऑयल और प्रोटीन की बात करें, तो ये सिंथेसिस प्लांट्स आखिर करते कैसे हैं और इनका हायरार्की क्या है? अगर हम लिपिड प्रोफाइलिंग यानी ऑयल परसेंटेज इन फील्ड क्रॉप से शुरू करें, तो डेटा क्या कहता है? देखिए, अगर हम हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करें तो बेसलाइन बिल्कुल क्लियर है। सबसे पीक प्रोड्यूसर में कोकोनट, जिसमें एग्जैक्टली 60% ऑयल पाया जाता है। 60%? वाओ। हाँ, उसके बाद सीधे ड्रॉप आता है और हम कैस्टर पर आते हैं, जिसमें ऑयल परसेंटेज 35% से लेकर 58% के एक्सट्रीम रेंज में फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, काफी बड़ा रेंज है कैस्टर का। राइट। फिर सेसेमी आता है, जिसमें 46-52% ऑयल मिलता है, और उसके ठीक पीछे ग्राउंडनट है विद एग्जैक्टली 45% ऑयल। वेट, मैं यहाँ 1 मिनट रुककर इस क्यू पर बात करना चाहती हूँ। कोकोनट में 60% ऑयल। अगर हम इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से सोचें तो कोकोनट आमतौर पर सैंड और कोस्टल एरियाज में गिरता है ना? हाँ बिल्कुल, कोस्टल इकोसिस्टम्स में, जहाँ मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होते हैं। तो क्या नेचर ने इस सीड को 60% लिपिड्स इसलिए दिए हैं ताकि जब नया पौधा निकले तो उसके पास खुद का इतना मैसिव एनर्जी रिजर्व हो कि वो बिना सॉइल न्यूट्रिएंट्स के अपनी इनिशियल रूट्स एस्टैब्लिश कर सके? एग्जैक्टली। क्योंकि हमें पता है कि लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में डबल एनर्जी स्टोर करते हैं। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट इकोलॉजिकल डिडक्शन है। प्लांट के पास एनर्जी स्टोर करने के 2 ही मेन तरीके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। अब देखिए, लिपिड्स बनाना प्लांट के लिए बहुत महंगा पड़ता है, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। लेकिन फायदा यह है कि लिपिड स्पेस कम लेते हैं और एनर्जी ज्यादा देते हैं। तो कोकोनट का सर्वाइवल मैकेनिज्म यही मैसिव लिपिड रिजर्व है। सही पकड़ा। वहीं अगर हम लोअर यील्ड प्रोड्यूसर्स की तरफ आएं, जहां एनवायरनमेंट इतना हार्श नहीं होता, तो परसेंटेजेस गिरने लगते हैं। जैसे रेपसीड और मस्टर्ड में हमें 33-39% ऑयल मिलता है, सैफफ्लावर में 24-36% ऑयल होता है, और बॉटम पर आता है सोयाबीन, जिसमें सिर्फ 20% ऑयल होता है। सिर्फ 20%? सोयाबीन का ये 20% ऑयल वाला डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि जहां ये ऑयल में पीछे छूट जाता है, वहीं किसी और चीज में ये हैवी कॉम्पेंसेशन करता है। बहुत हैवी कॉम्पेंसेशन। लेकिन उससे पहले सीरियल्स और पल्सेस के प्रोटीन सिंथेसिस को समझते हैं। सीरियल्स यानी हमारा आम अनाज, जो हमारी बेसिक डाइट है, उनका प्रोटीन प्रोफाइल कैसा दिखता है? देखिए, सीरियल्स बेसिकली एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं, इसलिए इनमें प्रोटीन सिंथेसिस जनरली लोअर साइड पर ही होता है। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े स्टेपल यानी राइस की बात करें, तो प्रोटीन बेसलाइन पर सबसे कम है, सिर्फ 6-7%। सिर्फ 6-7%? हाँ, मेज में लगभग 10% प्रोटीन होता है। जब हम कोर्स सीरियल्स एंड मिलेट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो सोरगम और बाजरा दोनों एक ही ब्रैकेट शेयर करते हैं। और वो ब्रैकेट क्या है? उसमें हमें 10-12% प्रोटीन मिलता है। वेट, 1 सेकेंड। अगर राइस में प्रोटीन सिर्फ 6-7% है, तो एक लॉजिकल सवाल मेरे दिमाग में आता है, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इस पर जिंदा कैसे है? ये काफी कॉमन डाउट है। न्यूट्रिशनल यील्ड के हिसाब से तो ये बहुत वीक लगता है, राइट? क्या ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की इजी एक्सेस की वजह से प्राइमरी स्टेपल बन गया? ये सवाल हर उस स्टूडेंट को पूछना चाहिए जो एग्रोनॉमी पढ़ रहा है।
देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने क्रॉप्स को सिर्फ न्यूट्रिशन के बेसिस पर सेलेक्ट नहीं किया था, बल्कि इकोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी पर भी किया था। अडेप्टेबिलिटी मतलब उगाने में आसानी। हाँ, राइस एक सेमी एक्वाटिक प्लांट है। ये फ्लडेड और वाटरलॉक्ड कंडीशंस में ग्रो कर सकता है, जहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है और बाकी फसलें रूट रॉट से मर जाती हैं। ऑलराइट। और हाँ, इसकी कैलोरिक डेंसिटी इमीडिएट एनर्जी देती है। लेकिन प्लांट बायोलॉजी के लेवल पर देखें तो राइस अपने नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करने में उतना एफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हमें इस प्रोटीन डेफिसिट को काउंटर करने के लिए सीरियल्स के साथ कुछ और मिलाना पड़ता है। और वही कुछ और है हमारी पल्सेस यानी दालें। लेकिन उससे पहले मैं प्राइमरी और सेकेंडरी सीरियल्स के स्पेसिफिक प्रोटीन्स को यहाँ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम्स में उनके फंक्शनल रोल्स पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, व्हीट में 11-12% प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन कहते हैं। अब ग्लूटेन सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड नहीं है, ये एक इलास्टिक प्रोटीन है। एकदम सही। यही वजह है कि जब हम गेहूं का आटा गूंदते हैं तो उसमें एक खिंचाव या इलास्टिसिटी आती है जो ब्रेड बनाने के लिए CO2 को ट्रैप करती है। राइस का आटा कभी वैसा स्ट्रेच नहीं करेगा क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इसी तरह सेकेंडरी सीरियल्स में आने वाले बार्ली की बात करें तो इसमें 11.5% प्रोटीन होता है जिसे अल्बुमिनॉइड्स कहा जाता है। एल्ब्यूमिनॉइड्स? हाँ, एल्बुमिनॉइड्स वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं जो प्लांट के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एंजाइमेटिक फंक्शंस करते हैं। स्टूडेंट्स को इन दोनों प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस डेफिनेटली याद रखने चाहिए। ग्लूटेन फॉर व्हीट, एल्बुमिनॉइड्स फॉर बार्ले। गॉट इट। अब जैसा कि आपने कहा सीरियल्स के प्रोटीन डेफिसिट को कवर करते हैं पल्सेस, तो पल्सेस का प्रोटीन सिंथेसिस प्योरली हाई यील्ड मैकेनिज्म पर चलता होगा। बिल्कुल, पल्सेस डायरेक्टली 20% के आगे ऑपरेट करती हैं। अगर हम पीक प्रोड्यूसर्स को देखें तो लेंटिल और मूंग सबसे आगे हैं जिनमें 25% प्रोटीन मिलता है। 25%, दैट्स ह्यूज। अरहर स्लाइटली पीछे है विद 24% प्रोटीन। अरहर का ब्रैकेट 21 to 25% का है। पी में 22.5% प्रोटीन होता है और ग्राम यानी चना उसमें 21.1% प्रोटीन मिलता है। तो एक तरह से ये पूरा क्लस्टर कंसिस्टेंटली हाई डेंसिटी नाइट्रोजन पैकेजिंग कर रहा है। एग्जैक्टली। मैं यहाँ अपने नोट से एक क्रिटिकल डेटा पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ जो हर साल इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्लैश होता है। काउपी। यस, काउपी वेरी इंपॉर्टेंट। काउपी में 23.4% प्रोटीन कंटेंट होता है और इसके इस डेंसली पैक्ड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की वजह से इसको कॉमनली वेजिटेबल मीट का टाइटल दिया गया है। राइट। विद्यार्थियों, ये फैक्ट आपके फिंगरटिप्स पर होना चाहिए। वेजिटेबल मीट किस क्रॉप को कहते हैं? काउपी को। सही बात है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन पर आते हैं। हमने पल्सेस में प्रोटीन देख लिया और फील्ड क्रॉप्स में ऑयल। लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन इन ऑयल सीड्स एंड बाय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एक नया ही मैट्रिक्स खुलता है जिसे मैं द ड्यूअल यील्ड मैट्रिक्स कहना चाहूंगी। ये काफी फैसिनेटिंग एरिया है। यहाँ आकर बायोकेमिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऑयल सीड्स के अंदर प्लांट को दो चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं, लिपिड्स यानी ऑयल और प्रोटीन। दोनों मैनेज करना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। अगर मैं लिस्ट बताऊं तो सैफ्लावर के केक बाय प्रोडक्ट में 40-45% प्रोटीन मिलता है। रॉ सोयाबीन इस लिस्ट का नेचुरल हैवी वेट है जिसमें 42% प्रोटीन है। रॉ सोयाबीन में 42%? हाँ, नीचे आए तो लिनसीड में 36% प्रोटीन है, ग्राउंडनट में 26% प्रोटीन और सेसमी जिसको हमने पहले हाई ऑयल में देखा था उसमें प्रोटीन सिर्फ 18-20% रह जाता है। आई सी। इस इनवर्स रिलेशनशिप को समझने के लिए आइए एक प्लांट सेल के अंदर चलते हैं। प्लांट के पास ना लिमिटेड एटीपी यानी एनर्जी करेंसी होती है, एक ट्रेड ऑफ होता है। सही वर्ड यूज किया आपने, ट्रेड ऑफ। मुझे ये एनालॉजी देना पसंद है कि प्लांट्स एथलीट्स की तरह हैं। अगर हम सोयाबीन को देखें तो ये एक प्योर बॉडी बिल्डर है। इसका पूरा फोकस अपने लिमिटेड एटीपी को एमिनो एसिड्स और नाइट्रोजन बॉन्ड्स बनाने में लगाना है। बिल्कुल। नतीजा 42% प्रोटीन, लेकिन ऑयल यील्ड गिरकर सिर्फ 20% रह जाती है। ये एक एक्सट्रीम प्रोटीन डोमिनेंट प्रोफाइल है। दूसरी तरफ ग्राउंडनट एक डीकैथलीट या ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर, सही है। उसने अपने मेटाबॉलिक पाथवेज को ब्रिलियंटली डिवाइड किया है।
वो आपको 45% ऑयल भी दे रहा है और साथ में 26% प्रोटीन भी। That's a highly accurate physiological explanation. कार्बन पार्टिशनिंग इसको टेक्निकली कहते हैं एग्रोनॉमी में। कार्बन पार्टिशनिंग? हाँ, सेसमी जैसी क्रॉप ने अपना पूरा कार्बन स्केलेटन लिपिड्स बनाने में लगा दिया, तो उसमें 46-52% ऑयल मिला। तो उसके पास नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करने की एनर्जी नहीं बची, इसलिए 18-20% प्रोटीन रह गया। ओह, अब समझ आया। तो जब एग्जाम्स में हैवी वेट्स प्रोफाइल मैच करने को आए तो विद्यार्थियों को बस ये मेटाबॉलिक ट्रेड ऑफ याद रखना है, सोयाबीन और ग्राउंडनट आपस में इनवर्सली ऑपरेट करते हैं। एग्जैक्टली। तो बायोकेमिकल फैक्ट्री कैसे काम करती है ये हमने डीपली समझ लिया, लेकिन प्लांट ये तय कैसे करता है कि उसे बॉडी बिल्डर बनना है या ऑलराउंडर? वो तो उसके जीन्स डिसाइड करते हैं। राइट, ये इंस्ट्रक्शन आते हैं उसके जेनेटिक्स और उसके एंसेस्ट्री से। तो अब हम इस डीप डाइव के दूसरे फेज में एंटर करते हैं, पार्ट 2, बोटैनिकल क्लासिफिकेशन। बॉटनी इन फसलों को किस तरह से क्लासिफाई करती है? हमारे पास टोटली 13 की बोटैनिकल फैमिलीज हैं। तो लेट्स लुक एट हाउ नेचर हैज ऑर्गेनाइज्ड दीज प्लांट्स। शुरुआत करते हैं द फाउंडेशनल जायंट्स से। क्लासिफिकेशन के टॉप पर आती है फैमिली 1, ग्रामिने। ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पिलर है और कल्टीवेटेड क्रॉप्स की सबसे बड़ी फैमिली है। सबसे बड़ी फैमिली? हाँ, इसे आमतौर पर ग्रास फैमिली के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। इसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सारे सीरियल्स और नेपियर ग्रास। मिने के साथ पोएसी भी मेंशन किया गया है। अच्छा पॉइंट है। जो स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी पहली बार पढ़ रहे हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये अलग फैमिलीज हैं। नहीं, दोनों एक ही हैं। ग्रामिने एक पुराना एस्टैब्लिश्ड लेगेसी नाम है और पोएसी एक नया कंटेम्पररी बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर है। लेकिन एग्जाम्स में दोनों आते हैं। बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये तो समझ आता है कि सारे सीरियल्स घास यानी ग्रासेस की फैमिलीज से हैं, लेकिन दूसरा फाउंडेशनल जायंट कौन सा है? दूसरा फाउंडेशनल जायंट है फैमिली 2, लेग्यूमिनेसी, जिसका ऑल्टरनेट लेगेसी नाम पैपिलियोनेसी है। पैपिलियोनेसी, गॉट इट। अगर ग्रामिने कार्ब प्रोवाइडर है तो लेग्यूमिनेसी हमारे प्लैनेट का नाइट्रोजन फिक्सर है। इस फैमिली के बिना अर्थ की सॉइल कब की बंजर हो चुकी होती। इसमें सारी पल्सेस, ग्राउंडनट, सनहेम्प, बरसीम, अल्फाल्फा, धाइचा और मेथी आती हैं। मैं चाहती हूँ कि हम इन नाइट्रोजन फिक्सेस के मैकेनिज्म को जरा एक्सप्लेन करें। अक्सर बुक्स में लिखा होता है पर विद्यार्थी इसका प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं जानते। हाँ, प्लीज बताइए। तो देखिए, लेग्यूमिनेसी रूट्स में छोटे छोटे लम्प्स या नोड्यूल्स बनाते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद फ्री नाइट्रोजन को लेता है और उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जो प्लांट एज अ फर्टिलाइजर यूज करता है। क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। एग्जैक्टली। और इस म्यूचुअल रिलेशनशिप की वजह से ये क्रॉप्स अपनी मिट्टी को नेचुरली फर्टाइल बनाती हैं। इसीलिए एग्रोनॉमिस्ट हमेशा फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन में एक लेग्यूमिनेसी क्रॉप जरूर रखते हैं। और इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। परफेक्ट। अब अनाज और दालें तो हो गईं। आइए अब फील्ड से थोड़ा वेजिटेबल्स और कमर्शियल फाइबर्स की तरफ मूव करते हैं, जिनकी टैक्सोनॉमिक क्लस्टरिंग बहुत सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग कैसे? देखिए, फैमिली 3 है सोलानेसी। इसे आम भाषा में नाइट शेड्स फैमिली कहा जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसी पर चल रही है, ब्रिंजॉल, टोमेटो, पोटैटो और चिलीज। लेकिन इसमें एक हाईली कमर्शियल और कंट्रोवर्शियल क्रॉप भी शामिल है, टबैको। वेट, टोमेटो, पोटैटो और टबैको एक साथ? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लगता तो है। लेकिन अगर हम इनके बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो नाइटशेड्स फैमिली एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने के लिए जानी जाती है, जिसे एल्कोलॉइड्स कहते हैं। वही इनका कॉमन लिंक है। हाँ, टोबैको में निकोटीन एक अल्कोलॉइड है और इंटरेस्टिंगली कच्चे आलू और टमाटर के पत्तों में भी ट्रेस अमाउंट्स में सोलिनीन और टोमैटीन नामक एल्कोलॉइड्स होते हैं, जो प्लांट्स इंसेक्ट्स से बचने के लिए बनाते हैं। बायोलॉजी इज ब्रिलियंट, आई मीन। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं फैमिली 4 की तरफ। फैमिली 4 कौन सी है? फैमिली 4 है क्रूसिफेरे, जिसका आधुनिक नाम ब्रासिकेसी है। इस फैमिली की पहचान इनके फूलों के स्ट्रक्चर से होती है, जो एक क्रॉस या क्रूसिफिक्स जैसा दिखता है। अच्छा। इस फैमिली के प्राइम कैंडिडेट्स हैं मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज और कॉलीफ्लावर। अच्छा। और इसके ठीक बाद आती है फैमिली 5,
जिसे क्यूकर ब्रिटेशिया कहते हैं। अगर आपको खेत में कोई भी वाइनिंग या क्लाइंबिंग प्लांट दिखे जो जमीन पर फैल रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो इसी फैमिली का होगा। ऑल गॉड्स, क्यूकम्बर और पम्पकिन इसमें शामिल हैं। ये ग्रुप्स तो काफी इंट्यूटिव लगते हैं। गॉड्स एक तरह के दिखते हैं, कैबेज और रेडिश का भी थोड़ा प्रोफाइल सिमिलर है। लेकिन अब जिस फैमिली की हम बात करने वाले हैं, उसने मुझे सच में हैरान कर दिया था जब मैंने पहली बार बॉटनी पढ़ी थी। आप मालवेसी की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। फैमिली 6 मालवेसी, जिन्हें मैलोज कहा जाता है। बीपीएससी नोट्स में इस फैमिली के 2 मेन एग्जाम्पल्स दिए हैं, कॉटन और भिंडी। हाँ। अब लॉजिकली सोचिए विद्यार्थियों, कॉटन एक नॉन एडिबल कमर्शियल फाइबर है जिससे कपड़े बन रहे हैं, और भिंडी एक एवरीडे कंज्यूमेबल वेजिटेबल है जिसे हम खाते हैं। इन दोनों को एक ही फैमिली में डालना क्या सेंस बनाता है? ये बॉटनी और टेक्सोनॉमी का सबसे क्लासिक लेसन है। बोटैनिकल क्लासिफिकेशन किसी पौधे का इकोनॉमिक या कमर्शियल यूज पर बेस नहीं होता। फिर किस पर होता है? बॉटनिस्ट पौधे की यूटिलिटी को नहीं देखते, वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखते हैं। अगर आप कभी कॉटन के फूल और भिंडी के फूल को डाइसेक्ट करें तो आपको उनकी फ्लोरल आर्किटेक्चर में हैरानगी समानता दिखेगी। ओह, फ्लोरल आर्किटेक्चर। हाँ, दोनों में जो स्टेमन्स होते हैं वो फ्यूज होकर एक सिंगल सेंट्रल कॉलम या ट्यूब बनाते हैं जिसके आसपास पेटल्स अरेंज होते हैं। इनकी पेटल सिमेट्री और जेनेटिक एंसेस्ट्री एक ही है, इसलिए साइंटिफिकली कपड़ा और सब्जी एक ही टैक्सोनॉमिक अम्ब्रेला यानी मालवेसिए के नीचे आते हैं। वाओ, ये एक ऐसी चीज है जो अगर आपने एक बार समझ ली तो आप एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। स्टेमन ट्यूब, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इज द की। तो विद्यार्थियों, मालवेसी मतलब कॉटन और भिंडी का परिवार। बिल्कुल। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। हमने बेसिक स्टेपल्स और वेजिटेबल्स कवर कर लिए। लेट्स मूव टू स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स, रूट्स और सबसे इम्पोर्टेंट द फ्लेवर आर्किटेक्ट्स, जो हमारे खाने का पूरा स्वाद ही बदलते हैं। शुरुआत करते हैं फैमिली 7 एस्ट्रोरेसी से। इस फैमिली का लेगेसी नाम कॉम्पोजिटे था। इसमें पौधों का फूल एक सिंगल फ्लावर नहीं होता, बल्कि हजारों छोटे फूलों का एक कॉम्पोजिट क्लस्टर होता है, तभी कॉम्पोजिटे कहते हैं। राइट। इस फैमिली के प्राइमरी क्रॉप्स हैं सनफ्लावर, सैफ्लावर और नाइजर। फिर आती है फैमिली 8 चिनोपोडिसिए। इन प्लांट्स की खासियत इनकी सॉल्ट टॉलरेंस होती है। इसमें हम देखते हैं स्पिनाच, बीट और शुगर बीट। अच्छा। फिर फैमिली 9 थोड़ी अलग है, यूफोर्बिएसी। इसके मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कैस्टर और टैपियोका, जिसे लोग टैपियोका या कसावा के नाम से भी जानते हैं। और अब आती है फैमिली 10 कॉन्वोल्व्युलेसी। इसके अंडर सिर्फ एक बड़ा अहम क्रॉप लिस्टेड है हमारे नोट्स में, स्वीट पोटैटो। हाँ, शकरकंद। मैं सभी सुनने वालों का ध्यान इस पॉइंट पर पूरी तरह से आकर्षित करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बीपीएससी और दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशंस का सबसे पसंदीदा ट्रैप क्वेश्चन है। बहुत ही कॉमन ट्रैप है। मैच द कॉलम में वो एक तरफ पोटैटो लिखेंगे, दूसरी तरफ स्वीट पोटैटो और सामने फैमिलीज होंगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है आलू तो आलू है, दोनों एक ही परिवार के होंगे, लेकिन गलती यही होती है। बिल्कुल। इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर लीजिए। जो रेगुलर पोटैटो यानी आलू हम खाते हैं वो एक्चुअली एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे ट्यूबर कहते हैं, और वो सोलानेसी फैमिली यानी नाइट शेड्स में आता है, जहां टोमेटो और ब्रिंजल थे। एग्जैक्टली। लेकिन स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद एक मॉडिफाइड स्वोलन रूट है, स्टेम नहीं, और इसकी बोटैनिकल फैमिली कंप्लीटली अलग है, कॉन्वोल्यूसियासी। तो इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। इनकी एवोल्यूशनरी ओरिजिन एक दूसरे से कोसों दूर हैं। पोटैटो और स्वीट पोटैटो का आपस में टेक्निकली कोई रिश्ता नहीं है। ब्रिलियंट टिप। पोटैटो इज सोलानेशिए, स्वीट पोटैटो इज कॉन्वोल्यूसियासी। एक स्टेम है, एक रूट है। स्टूडेंट्स, नेवर फॉल फॉर दैट ट्रैप अगेन। चलिए अब देखते हैं आखिरी 3 फैमिलीज को, जिन्हें हम द फ्लेवर आर्किटेक्ट्स कहते हैं। इनके बिना दुनिया की कोई भी क्विजीन अधूरी है। तो फैमिली 11 क्या है? फैमिली 11 है अम्बेलिफेरे। इनके फूलों का स्ट्रक्चर एक ओपन अम्ब्रेला या छतरी की तरह दिखता है, इसीलिए इन्हें अम्बेलिफेरे कहते हैं। इस फैमिली में आते हैं कोरिएंडर यानी धनिया, क्यूमिन यानी जीरा और कैरेट यानी गाजर। छतरी जैसे फूल, नाइस। उसके बाद आती है फैमिली 12 एलियासे। ये स्पेसिफिकली उन पौधों का ग्रुप है जो अंडरग्राउंड बल्ब स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं और जिनमें स्ट्रॉन्ग सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। सल्फर कंपाउंड्स मतलब अनियन और गार्लिक है ना?
एकदम सही। अनियन और गार्लिक एलियासेए में आते हैं। और फाइनली फैमिली 13 है जिंगिबेरेसे, जो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स या राइजोम्स के लिए जानी जाती है। जिंजर और टर्मरिक इस फैमिली के डिफाइनिंग मेंबर्स हैं। अम्ब्रेला लाइक फ्लावर्स इन अम्बेलिफेरा, बल्ब्स विद सल्फर इन एलियासेए और अंडरग्राउंड फ्लैशी राइजोम्स इन जिंगिबेरेसे। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही लॉजिकल और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सही में बॉटनी अपने आप में एक परफेक्ट सिस्टम है। तो देखिए, आज हमने सिर्फ परसेंटेजेस नहीं पढ़े, बल्कि ये समझा कि नेचर अपनी फैक्ट्रीज को डिजाइन कैसे करती है। इस डीप डाइव को कंक्लूड करते हुए मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगी कि अगली बार जब आप अपनी थाली में खाना देखें तो उसको एज आइसोलेटेड आइटम्स मत देखिए। उन्हें बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री की नजर से देखिए। बिल्कुल, उनका लिपिड प्रोफाइलिंग कि उनमें तेल कहाँ से आया, उनका प्रोटीन सिंथेसिस कि उन्होंने नाइट्रोजन कैसे फिक्स किया, और उनका बोटैनिकल आर्किटेक्चर मिलकर पूरी दुनिया के एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स को ड्राइव करता है। मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। नेचर रैंडमली काम नहीं करती। हर क्रॉप का फैमिली और उसकी इंटरनल बायोकेमिस्ट्री एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलाइन की गई है। और इस डिस्कशन को एंड करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक हाई लेवल प्रोवोकेटिव आइडिया डालना चाहता हूं, जो सीधा उनके सिलेबस की एप्लीकेशन से जुड़ा है। जरूर, क्या है वो थॉट? आज हमने सेगमेंट 1 में काउ पी को स्पेसिफिकली डिस्कस किया, जिसे वेजिटेबल मीट कहा जाता है क्योंकि इसमें 23.4% प्रोटीन है। हमने सोयाबीन को एक बॉडी बिल्डर कहा, जिसमें 42% प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है। ये दोनों लेग्यूमिनेसी फैमिली से हैं। राइट। अब सोचिए, अगर हमारी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स इन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के पाथवेज को और भी ज्यादा रिफाइन कर लें, जिससे इनका प्रोटीन यील्ड और टेक्सचर कंप्लीटली मीट जैसा हो जाए, तो क्या भविष्य में इंसान को प्रोटीन कंजम्पशन के लिए जानवरों को पालने की जरूरत पड़ेगी? ओह वाओ! क्या फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी प्योरली इन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स पे शिफ्ट हो जाएगी, जहां प्लांट बेस्ड मीट ट्रेडिशनल मीट इंडस्ट्री को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा? ये सच में एक माइंड बेंडिंग थॉट है। एक सीधा सा प्रोसेस जहां राइजोबियम बैक्टीरिया रूट्स में नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, वो कल को दुनिया की $1 ट्रिलियन मीट इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है। यही तो साइंस और बॉटनी की असली ताकत है। वही तो सुनने वालों, इस आखिरी थॉट पर जरूर रिसर्च कीजिएगा। इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत गहरी हैं। अपना क्यूरियोसिटी रेडार हमेशा ऑन रखिए, रूट सिस्टम्स और लिपिड परसेंटेजेस को एनालाइज करते रहिए। हमारी आज की डीप डाइव यहाँ संपन्न होती है। हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में एक नई डीप डाइव और कुछ फ्रेश हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।